भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का डीके गुप्ता चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपका योगेश सर और आपको पता ही है आर्मी पब्लिक स्कूल पर मैं 2 वीडियोस लेकर आया था। आर्मी पब्लिक स्कूल में 8000 वैकेंसीज निकली थी, तो उसमें क्या है उसकी थोड़ी सी प्रिपरेशन मैं आपको करवाऊंगा। यहां पर मैं आपके लिए आज इस वीडियो में लेकर आया हूं आर्मी पब्लिक स्कूल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो थोड़ा सा इसका हम एनालिसिस करेंगे। यहां पर पूरा क्वेश्चन पेपर मैं आपको सॉल्व नहीं करवाऊंगा। यहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि पेपर कैसा आता है, क्या उसका लेवल होता है, क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है और किस लेवल पर आपको तैयारी करनी है। थोड़ी सी चीज़ों को एनालिसिस करेंगे, है ना। क्योंकि अभी देखिए हाल फिलहाल में कोई भर्ती नहीं है, लेकिन आर्मी पब्लिक स्कूल में 8000 वैकेंसी आई हैं। तो वहां पर होता क्या है कि आपके अंदर जितनी योग्यता होती है, योग्यता के अनुसार ही आपको जॉब दी जाती है। तो जिस बच्चे में अगर उनको ज़्यादा टैलेंट दिखता है तो उसको जरूर वो ज्वाइन करते हैं, है ना। तो उसकी थोड़ी सी प्रिपरेशन मैं आपको करवाऊंगा। ईयर वाइज मैं आपके लिए कुछ सेक्शन, कुछ टॉपिक वो लेकर आऊंगा और आपका रिस्पॉन्स देखूंगा कि कैसा रहा है। अगर आपका रिस्पॉन्स इन पर वीडियोस पर अच्छा रहता है तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा आगे की सीरीज को, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। इंग्लिश का सेक्शन है। सबसे पहले आपको दिख रहा है, आपको ये पैसेज दिख रहा है। तो पैसेज से आपके 8 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने? 8 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। पैसेज को करने की ट्रिक मैं आपको यहां पर बताऊंगा, है ना, कि एक पैसेज को किस तरह सॉल्व किया जाता है। जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, आपको पूरा पैसेज पढ़ना होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। तो आप यहां पर देख सकते हैं, ये आपका पूरा पैसेज है। पूरा पैसेज आपको पढ़ना है। ज्यादा बड़ा कोई पैसेज नहीं है, ज्यादा कोई टफ लैंग्वेज नहीं है। आप देख सकते हैं नॉर्मल है। आप पैसेज को बड़े ध्यान से पढ़िए और इसमें से 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपको फायदा ये हो जाएगा यहां पर कि जब 5 या फिर 4 क्वेश्चंस पूछे जाएं, उसके लिए आपको पैराग्राफ पूरा पढ़ना है। लेकिन यहां पर 8 क्वेश्चंस हैं, तो पैराग्राफ अगर आपके समझ में आ जाता है तो 8 क्वेश्चंस को आप कवर कर पाओगे, है ना। चलिए शुरुआत करते हैं, देखेंगे कैसा कैसा लेवल है क्वेश्चंस का, कैसा आपका एग्जाम आता है। और यहां पर देखिए, जो इसको करने की ट्रिक होती है, एक पैराग्राफ को पढ़ने की, ये जो पैसेज है इसके क्वेश्चंस को करने की एक छोटी सी ट्रिक होती है। वो ट्रिक ये होती है कि सबसे पहले आपको प्रश्न पढ़ना होता है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना होता है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर ए ट्रू बिजनेसमैन शुड। तो यहां पर आपको पहले क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं सारे। तो सबसे पहले तो आप जो 8 प्रश्न हैं, 8 क्वेश्चंस हैं, उनको पढ़ लीजिए। उसके बाद पैराग्राफ को पढ़ना स्टार्ट करिए, है ना। इसकी यही ट्रिक होती है कि आपके दिमाग में क्या है, पहले से क्वेश्चंस बना रहेगा। जब आप इसके पैराग्राफ को पढ़ोगे तो आपको वहां पर आंसर दिख जाएगा, कि आपको सब पता चल जाएगा, अरे हाँ ये क्वेश्चन तो मैंने अभी पढ़ा है और ये इस लाइन में मैच कर रहा है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो पैराग्राफ को, पैसेज को पढ़ने की ये ट्रिक होती है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के सारे सवाल इसी से होते हैं, है ना, याद रखेंगे। तो आपके 8 प्रश्न हैं, 8 प्रश्नों को आप पैराग्राफ को पूरा पढ़िए। अब मैं यहाँ पर पूरा पैराग्राफ पढ़ के आपको ये सब नहीं बताने वाला हूं, है ना। तो यहां पर मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। अब आप आगे देखते हैं कि 8 प्रश्न के बाद कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, उनका लेवल कैसा होता है, वो सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे। अब यहां पर 7th क्वेश्चन हो चुका है आपका और यहां पर 8th क्वेश्चन यहां पर समाप्त हो चुके हैं। देखिए यहां पर आंसर 8th क्वेश्चन तक आपके पैसेज वाले क्वेश्चन है। आगे देखिए, आगे आपका इसमें जो ज्यादातर आते हैं वो एंटोनिम और सिनोनिम आते हैं। तो आपको एंटोनिम और सिनोनिम पर ज्यादा पकड़ रखनी है। एंटोनिम सिनोनिम यानी कि जो आपकी वोकेबलरी सेक्शन है वो ज्यादा पूछा जाता है, उस पर ज्यादा पकड़ रखनी है। और जितना ज्यादा आप वोकेबलरी सेक्शन पर पकड़ रखोगे उतना ज्यादा बेहतर आपकी इंग्लिश हो जाएगी, है ना। तो यहां पर देखिए सबसे पहला है चूज द एंटोनिम फॉर द वर्ड अंडरलाइंड इन द सेंटेंस। तो ये जो आपका पूरा सेंटेंस है, इसमें जो अंडरलाइन वाला वर्ड है इसका आपको एंटोनिम बताना है। अब देखिए ये वर्ड है सिरिन। ए सीरीन माइंड कैन नेवर बी द पीनियर ऑफ ए ग्रेट रेवोल्यूशन। यानी कि जो सीरीन माइंड होता है उसको बोलते हैं, सीरीन का मतलब होता है शांत स्वभाव का। कोई भी जैसे निर्मल है, कोई भी शांत है, मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे कोई चुपचाप स्वभाव का है ना, कोई इंसान चुपचाप रहता है तो उसको बोलते हैं सीवियर माइंड का है, सीरीन माइंड का है। तो सीरीन जो माइंड होता है कभी भी क्या है, ग्रेट रेवोल्यूशन नहीं ला सकता। तो आपको जो सीरीन है इसका एंटोनिम बताना है और इसका जो एंटोनिम है वो है एजुकेटेड। एजुकेटेड का मतलब होता है यहां पर एकदम उत्तेजित स्वभाव का व्यक्ति, है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए यहां पर ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा क्या है, आपका जो लेवल है इजी, मीडियम और हार्ड, तो मीडियम से थोड़ा सा ऊपर है। मीडियम और हार्ड लेवल के क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। ज्यादातर आपसे इजी लेवल का कोई भी क्वेश्चन होगा वो केवल एक क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाएगा, उसके बाद 3 प्रश्न आपके मीडियम और हार्ड होंगे, है ना। तो ये इसका रहता है। आर्मी पब्लिक स्कूल में कभी भी इजी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, है ना।
और तो यहाँ पर देखिए आपको पता है अगर सीरीन का मतलब क्या है तो आप आराम से इसका एंटोनिम बता दोगे, अगर नहीं पता है तो आपको वोकैबुलरी पर ज्यादा पकड़ रखनी पड़ेगी, है ना। अब मैं यहाँ पर पूरा डिस्कस नहीं करूंगा आपसे कि आपको बताऊंगा अपनी नॉलेज बताऊंगा, वो सारी चीजें नहीं, मैं आपको थोड़ा सा एनालिसिस कर रहा हूं, है ना। देखिए सी इज ब्यूटीफुल एज वेल एज फ्रीवलस, वो कैसी है, ब्यूटीफुल है, इसके अलावा और कैसी है, फ्रीवलस है। तो यहाँ पर फ्रीवलस का आपको मतलब पता होना चाहिए, अगर आपको मतलब नहीं पता है तो आप इसका एंटोनिम नहीं बता पाओगे। एंटोनिम बताना है ना, एकदम एंटोनिम बोलते हैं विपरीत शब्द, आप विलोम शब्द हिंदी में बोलते हो ना, तो फ्रीविलेज का अगर आपको मतलब नहीं पता है तो आप इसका एंटोनिम नहीं बता पाओगे। देखिए फ्रीविलेज का यहाँ पर जो मतलब होता है वो होता है एकदम चंचल स्वभाव का व्यक्ति, जैसे छिछोरा स्वभाव का व्यक्ति हो ना, एकदम चंचल, बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। तो इसका और जो एंटोनिम है वो बनेगा सीरियस। बच्चा कैसा है, मतलब सीरियस है, वो कैसी है, ब्यूटीफुल है एज वेल एज फ्रीविलेस है, लेकिन यहाँ पर फ्रीविलेस का उल्टा हो जाएगा सीरियस, है ना। यहाँ पर इंसेन, अनरिलेटेड, अनडिसेंट, ये सारी मतलब अलग अलग वर्ड हैं, लेकिन आपको एग्जैक्ट याद करना पड़ेगा। इसमें एंटोनिम में और सिनोनिम में क्या होता है कि कई सारे वर्ड होते हैं वो थोड़े थोड़े आपस में मिलते हैं, जो वर्ड आपसे पूछा जाएगा आपको ठीक उल्टा उसका जो वर्ड होगा वही याद करना पड़ेगा। आपसे कुछ शब्द मिलेंगे थोड़े थोड़े से, आपने देखा होगा ना सिनोनिम में एक शब्द के लिए कई सारे शब्द होते हैं, तो समानार्थी जो शब्द होते हैं एक शब्द के लिए कई सारे शब्द होते हैं वो लगभग सेम सेम होते हैं, लेकिन जो सबसे बेहतर आपको चुनना होता है आपको, है ना। तो ये हो गया आपके दो एंटोनियम जो आपके पूछे जाएंगे, एंटोनियम पर पकड़ बना के रखना अगर आप आर्मी पब्लिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो, है ना। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ना पीआरटी का है, याद रखना पीआरटी का क्वेश्चन है। चलिए अब देखिए यहाँ पर बोला गया है सिनोनिम की बात की गई है, आपको सिनोनिम ढूंढना है, इसका सिनोनिम पता करना है, और इसमें अंडरलाइन कर दिया है एगॉग को। एक कम्युनिटी इज एगॉग विद स्पेकुलेशन अबाउट द फेट ऑफ द मनी कलेक्टेड। अब यहां पर आपको अगोग का मतलब पता होगा तो आप इसका आसानी से सिनोनिम कर दोगे, अगर आपको नहीं पता है तो नहीं कर पाओगे। अब देखिए अगोग का जो उल्टा होता है वो होता है एक्साइटेड, जो से एकदम उत्तेजित हो जाते हैं ना किसी भी चीज को लेकर, एक्साइटेड होना, इसका मतलब होता है अगोग। अगोग भी उसको बोलते हैं, एक्साइटेड भी उसको बोलते हैं, तो इसका सिनोनिम है ना, याद रखा। एक्साइटेड का मतलब क्या है, एगोग, ये इसका सिमिलर वर्ड है। डिप्रेस्ड तो एकदम डिप्रेशन में चले जाना, चिंता, अनॉयड माने, ये सारी चीजें नेगेटिव हैं। यहाँ पर इससे जो मिल रहा है ये थोड़ा सा मीडियम लेवल का क्वेश्चन है ना। यहाँ पर देखिए ये तीन वर्ड हैं, डिप्रेस्ड, वरीड, अनॉयड, ये लगभग तीनों वर्ड सेम है ना। और एक्साइटेड थोड़ा सा अलग है, और एक्साइटेड को हम अगोग भी बोल सकते हैं, है ना। तो ये इसका सिनोनिम हो गया। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं प्रोपेंसिटी। यहां पर पूछा है सिनोनिम, तो ही हैज द प्रोपेंसिटी फॉर गेटिंग इनटू डेब्ट, तो उसको क्या है, प्रोपेंसिटी है। प्रोपेंसिटी किस लिए है, फॉर गेटिंग इनटू डेब्ट, डेब्ट यानी कि कर्ज, तो कर्ज में के लिए उसको प्रोपेंसिटी है। प्रोपेंसिटी बोलते हैं इच्छा, इच्छा यानी कि झुकाव, उसका झुकाव है कर्ज में जाने का, यानी कि ये उसकी नेचुरल टेंडेंसी है कि वो कर्ज में जाए, है ना, उसको अच्छा लगता है ये। तो इसका जो आंसर है वो बिल्कुल दे दिया गया है, नेचुरल टेंडेंसी, उसकी ये नेचुरल टेंडेंसी है कि वो डेब्ट में यानी कि कर्ज में जाए, है ना। एप्टीट्यूड, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटी ये नहीं मैच खाएगा। आपको पता होना चाहिए यहाँ पर प्रोपेंसिटी का मतलब क्या है। अगर आपको प्रोपेंसिटी का मतलब एग्जैक्ट पता होगा तो ही आप आसानी से कर सकते हो। एंटोनिम, सिनोनिम और जो आपके ईडियम फ्रेज होते हैं, ईडियम फ्रेज भी पूछे जाते हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा। चलिए देखिए यहां पर पूछा गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सेलेक्ट द वर्ड यू थिंक बेस्ट कन्वेज द आइडिया, ए रेमेडी फॉर ऑल डिसीज। तो इजी क्वेश्चन है ये, एक पहला क्वेश्चन ऐसा मिला है जो इजी लेवल का है, तो इसको बोलते हैं पेनिसिया, यानी कि ऐसी रेमेडी जो सारी बीमारियों का इलाज कर दे उसको बोलते हैं पेनिसिया। ये आप याद रखना, मेडिसिया, रेमेडिया, क्योर, ये सारी कुछ नहीं होता है, ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो भी है, एंटोनिम, सिनोनिम, सारे चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। और ये चीजें होती ऐसी हैं, अगर आपने पहले नहीं पढ़ी हैं तो आप पक्का इसको गलत करके आओगे, है ना। तो आपको ये याद करनी है चीजें कि रेमेडी फॉर ऑल डिसीज यानी कि सभी बीमारियों का एक रेमेडी, उसको क्या बोलते हैं, उसको पेनेसिया ही बोलते हैं। जैसे सभी जो वायरस वगैरह होते हैं उनके लिए क्या होता है, एक एंटीडोड होता है, तो एंटीडोड, पेनेसिया, ये सारी चीजें आपको पता करनी है ना। जो भी पॉइजन है, सभी पॉइजन की जो दवाई उसको एंटीडोड बोलते हैं, ऐसे ही सभी डिसीजेस की जो रेमेडी होती है उसको पेनेसिया बोलते हैं। ये सारी चीजें आपको याद करनी है। तो यहां पर देखिए 4 से 5 क्वेश्चन आपके थोड़े से मीडियम और हार्ड होते हैं, उसके बाद आपसे एक प्रश्न आर्मी पब्लिक स्कूल में आपसे इजी पूछा जाएगा। आगे देख लेते हैं, डिसीज विद एंड्स विद ए डिसीज विच एंड्स इन डेथ। कोई ऐसी डिसीज है जिसका जो एंड है वो केवल डेथ है, उसके अलावा कुछ नहीं है, तो उसको बोलते हैं फटल। फटल का हिंदी में वर्ड होता है घातक वगैरह। तो ऐसी डिसीज
जो केवल मृत्यु तक ही उसका अंत होता है, उसका कोई इलाज नहीं है, उसको बोलते हैं फेटल। अब यहां पर अगर आपने ये चीज नहीं पढ़ी है तो बहुत सारे बच्चे इसको डेडली लगा के आ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है डेडली यानी कि एकदम वैसा वर्ड है, तो डेडली लगा के आते हैं। कैंसर, लाइफ शक, तो ये सारी चीजें हैं, थोड़ी सी आपको कंफ्यूज करती हैं, है ना। तो आपको ये सारी चीजें याद करनी पड़ेंगी। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या बोल रहा है इसमें। देखिए ईडियम फ्रेज, ईडियम फ्रेज देखिए, 2 एंटोनिम पूछे गए, 2 सिनोनिम पूछे गए, 2 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए। अगर आपसे अब 2 ईडियम और फ्रेज भी पूछेगा, है ना, तो ये भी आपको बड़े ध्यान से याद करना है, ईडियम फ्रेज भी याद करने हैं। और ईडियम फ्रेज में होता ये है कि जो उसका मतलब होता है, जैसे इसमें देखिए पहले वाले सेंटेंस में पिकिंग होल्स, तो यहां पर पिकिंग होल्स से इसका जो एग्जैक्ट मतलब निकल के आ रहा होगा इन वर्ड्स का, उससे कोई मतलब नहीं है। इसका जो मतलब है वो अलग ही होता है। जो मुहावरे, लोकोक्तियां है ना, उनका मतलब एकदम अलग ही होता है। ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। आपको याद करने पड़ेगा पिकिंग होल्स का क्या मतलब होता है ना। आप अंदाजे से नहीं लगा सकते, अंदाजे से आप लगाओगे ईडियम फ्रेज या सारी चीजें सारी गलत जाएंगी आपकी, है ना। तो आपको वोकैबुलरी पर ज्यादा पकड़ रखनी है। और यहां पर ही इज ऑलवेज पिकिंग होल्स इन एवरी प्रोजेक्ट, वो हर एक प्रोजेक्ट में कैसा है, पिकिंग होल्स है। अब पिकिंग होल्स का क्या मतलब है, इसका आंसर है बी, फाइंडिंग फॉल्ट्स विद। हर एक प्रोजेक्ट में वो क्या करता है, फॉल्ट को फाइंड कर लेता है, यानी कि कमियों को ढूंढता है। पिकिंग होल्स का मतलब है कमियों को ढूंढना, फाइंडिंग फॉल्ट्स। तो ये आपको याद करना है ना। अब देखिए आगे देखिए, इट इज ए मैटर ऑफ ग्रेटिफिकेशन दैट ही एज टर्न्ड ए न्यू लीफ, यानी कि टर्न ए न्यू लीफ का ईडियम फ्रेज क्या है, आपसे सीधा सीधा पूछा गया है। यहां पर ही इज ए मैटर ऑफ ग्रेटिफिकेशन, ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है संतुष्टि, एक तरह की संतुष्टि। ही हैज टर्न्ड ए न्यू लीफ, वो एक नई लीफ में टर्न हो गया। तो इसका आपको पता होना चाहिए। अब यहां पर ना तो पत्ती से इसका कोई मतलब होता है, ना ही बदलने से कोई मतलब होता है ना, मतलब कोई तीसरा ही होता है। ईडियम फ्रेज में आपको इसका मतलब है बिगिन ए डिफरेंट मोड ऑफ लाइफ, यानी कि लाइफ का एक डिफरेंट मोड से शुरुआत करना, आरंभ करना, इसको बोलते हैं टर्न्ड ए न्यू लीफ। तो ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, है ना। अब देखिए यहां पर आपके प्रीपोजिशन भी पूछे जाते हैं। मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड आपको ढूंढना है। हिस्ट्री रिकॉर्ड्स 17 इनकर्जन ऑफ सुल्तान महमूद, यानी कि इनकर्जन बोलते हैं आक्रमण करना, घुसपैठ करना। तो सुल्तान महमूद के 17 रिकॉर्ड्स हिस्ट्री क्या कर चुकी है, रिकॉर्ड कर चुकी है। और इसको जैसे आप बोलेंगे कि इनकर्जन यानी कि घुसपैठ करना, फिर इसके बाद आप बोलेंगे कि क्या प्रीपोजिशन आता है, तो इनटू आप लगाएंगे। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपके लिए इंग्लिश की बुक में सजेस्ट कर दूंगा कि आपको वोकैबुलरी के लिए कौन सी इंग्लिश की बुक पढ़नी चाहिए, है ना। तो नीचे कमेंट्स करके बताना, कई सारे आपके डाउट होंगे, वो नीचे कमेंट्स करके मुझे बताना। और नीचे कमेंट्स करके मुझे बताना कि आगे की जो रीजनिंग वगैरह है, जीएस वगैरह है, किस तरह की पूछी जाती है, उनको भी मैं थोड़ा सा एनालिसिस करूं आपके लिए, है ना। तो देखिए आपके यहाँ पर प्रीपोजिशन भी पूछे जाएंगे, तो आपको देखिए एंटोनिम पे पकड़ रखनी है, सिनोनिम पे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे, ईडियम फ्रेजेस पे, आपकी प्रीपोजिशन वगैरह पे पकड़ रखनी है। वहां से भी 2 से 2 क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाएंगे। हिस्ट्री रिकॉर्ड 17 इनकर्जन, इनकर्जन बोलते हैं घुसपैठ करना, घुसपैठ इन अब इन यानी इनटू इंडिया, तो यहाँ पर जो प्रीपोजिशन लगेगा वो लगेगा इनटू, है ना। तो ये सारी चीजें आपको याद करनी है। और इनके लिए वर्ड होते हैं रिप्लेट, जैसे रिप्लेट के बाद क्या प्रीपोजिशन आता है, इसके बाद क्या वर्ड आता है, ये सारी चीजें आपको पता करनी पड़ेंगी। योर स्टेटमेंट इज रिप्लीट, रिप्लीट होता है यानी कि एकदम भरा हुआ है, आपका जो स्टेटमेंट है वो भरा हुआ है कॉन्ट्राडिक्शन से, विरोधाभास से। तो यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन से पहले क्या लगाएंगे, विद इन ऑफ फ्रॉम, या फिर रिप्लीट के बाद क्या लगाएंगे, विद इन ऑफ फ्रॉम, क्या लगाएंगे, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखिए योर स्टेटमेंट इज रिप्लीट विद कॉन्ट्रडिक्शन, आपका जो स्टेटमेंट है वो रिप्लीट है किसके साथ, कॉन्ट्रडिक्शन के साथ। तो यहां पर रिप्लीट के बाद हमेशा प्रीपोजिशन विद आता है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है ना। और ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी तभी आएंगी। और आगे देखिए यहां पर आपके प्रीपोजिशन से 2 मतलब वो फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं। और इसके बाद आपके 4 पार्ट्स में ब्रोकन हुआ है यहाँ पर सेंटेंस। चूज द पार्ट दैट हैज एन एरर, अच्छा एरर है, ये एरर आपको ढूंढना है कि कौन से पार्ट में एरर है। आपका ये सेंटेंस दिया गया है, द सुपर पार्टी गिवन बाई हिम एट द इवनिंग ऑफ 30 विल लॉन्ग बी रिमेंबर इन कैटरिंग सर्कल। और ये जो सेंटेंस है ना, इसको 4 पार्ट्स में वो डिवाइड कर देगा, तोड़ देगा। जैसे एक पार्ट ये हो गया और बाकी के 3 ये हो गए। तो आपको इसमें एरर ढूंढना है कि एरर कौन से पार्ट में है। तो यहां पर एरर है दोस्तों एट द इवनिंग ऑफ 30। अब देखिए कोई भी डेट होती है ना, कोई भी डेट, तो उससे पहले हम ऑफ द नहीं लगाते, उससे पहले ऑन लगाते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आपको याद करनी है, जैसे इन द इवनिंग, एट द इवनिंग, ये सारी चीजें आपको याद करनी है।
और जितना ज़्यादा बेहतर आपकी ग्रामर पर पकड़ होगी उतना ज़्यादा बेहतर तरीके से आप कर पाओगे। और इंटरव्यू वगैरह भी आपका इंग्लिश में ही होता है, तो इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है आपको भी। ऐसा नहीं है इंग्लिश के सेक्शन करके आ जाना है। इसमें होता क्या है कि 50% मार्क्स लाने होते हैं शायद हर एक सब्जेक्ट में। आप डिटेल में पढ़ोगे ना सिलेबस इसका, जो नोटिफिकेशन आया है ऑफिशियल, उसमें है कि आपको आधे आधे नंबर लेके आने हैं। यानी कि 90 मार्क्स अगर एग्जाम है आपका तो 45 नंबर आपकी होनी चाहिए, तभी आप क्वालिफाई कर पाओगे इंटरव्यू के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिए, वन वे रूट इज ए मीन ऑफ रिड्यूसिंग ट्रैफिक इन कंजेस्टेड एरियाज ऑफ दिल्ली। कंजेस्टेड एरिया होता है जो भीड़ भाड़ से भरा हुआ इलाका होता है। तो इसमें जो आंसर है वो बोला गया है ए मीन ऑफ। इसका मतलब होता है कि जो मीन है ना उससे पहले कभी ए लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे वन वे रूट इज, यानी कि जो वन वे रूट है उसका क्या मतलब है, उसका मतलब है रिड्यूसिंग ट्रैफिक इन कंजेस्टेड एरियाज ऑफ दिल्ली। इसका मतलब ये है, तो यहाँ पर ए लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बड़े ध्यान से पढ़नी है आपको, एरर करेक्शन सारी चीज़ें आपकी बेहतर पकड़ होनी चाहिए इंग्लिश पर, इंग्लिश ग्रामर पर, वोकेबलरी पर, तभी आप कर पाओगे। अब देखियो ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये रीजनिंग का है। इसमें बोला गया है हु इज गुड इन फिजिक्स, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, नॉट इन कंप्यूटर साइंस। तो ये आपके स्टेटमेंट है, इन स्टेटमेंट में से आप पता लगा लोगे। तो देखिए इंग्लिश, ये जो रीजनिंग वाला सेक्शन है इसको बाद में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपका एग्जाम इंग्लिश में आता है या फिर हिंदी में आता है। देखिए, एग्जाम होता है ऑनलाइन, और ऑनलाइन एग्जाम होता है तो इससे पहले क्या है, एग्जाम होने से पहले आपको वहां पर लैंग्वेज चूज करनी होती है। अगर आप हिंदी चूज कर देते हो तो हिंदी में एग्जाम आएगा, अगर आप इंग्लिश चूज कर देते हो इंग्लिश में एग्जाम आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंग्लिश वाला सेक्शन भी हिंदी में आ जाए, ऐसा नहीं है। इंग्लिश सेक्शन है तो इंग्लिश वाला इंग्लिश में ही आएगा। ये बातें आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर हमने इंग्लिश वाले सेक्शन का एनालिसिस किया, जिसमें से 8 क्वेश्चन आपके कैसे थे, 8 क्वेश्चन आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थे, 12 क्वेश्चन कैसे थे तो आपके एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एरर करेक्शन से क्वेश्चंस थे, है ना। तो आपको इन सारे टॉपिक्स पर पकड़ बनाए रखनी है। और हमें यहां से ये पता लग गया एनालिसिस करके कि आपका जो इंग्लिश वाला सेक्शन है वो इजी नहीं आएगा। आपका इंग्लिश वाला सेक्शन मीडियम से लेकर हार्ड लेवल के बीच में आएगा। आपका हार्ड भी नहीं आएगा, आपका मीडियम लेवल का आएगा, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पेपर होगा, मॉडरेट से थोड़ा सा ऊपर हो सकता है। तो ये था दोस्तों इंग्लिश वाला सेक्शन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि आर्मी पब्लिक स्कूल में एग्जाम कैसा आता है। आपको यहां से समझ में आ गया है तो नीचे मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि सर आप इंग्लिश के अलावा रीजनिंग, जीएस वगैरह जो बाकी अन्य सब्जेक्ट है उनको भी कवर करें, तो उनका भी हम थोड़ा सा एनालिसिस करके देखेंगे। ऐसा तो नहीं है कि इंग्लिश के अगर थोड़ा सा टफ आ गया है तो शायद रीजनिंग ईजी दे दे। रीजनिंग अगर इजी दे दिया है तो जीएस जो जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है, जनरल अवेयरनेस को तो कहीं टफ नहीं दे देगा। तो ये सारी चीज़ों पर एनालिसिस करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।